आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। इस क्लास के माध्यम से हम देख पाएंगे कि कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, दैनिक गति होती है, वार्षिक गति होती है। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन वगैरह भी देख पाएंगे। ठीक है, अपसौर उपसौर को फिर से एक बार देख लेंगे। उसके अलावा विषुव की घटना क्या होती है, वसंत कर्क संक्रांति क्या होता है, उसके अलावा मकर संक्रांति क्या होता है। ठीक है, वसंत विषुव, शरद विषुव, ये सारी बातों को अपन जान पाएंगे आज के इस वीडियो क्लास में। साथ ही साथ ये भी हमें अपन जान पाएंगे कि जो विंटर सोल्स्टाइस होता है, समर सोल्स्टाइस होता है, जिसको कि ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, जो सूरज है ये किस रेखा पर, जो विषुवत रेखा होती है उस पर लंबवत चमकता है तो क्या कहलाता है, जब कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या कहलाता है, साथ ही जो मकर रेखा होता है उस पर चमकता है तो क्या कहलाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला जो टर्म है वो है घूर्णन। घूर्णन का क्या मतलब होता है? घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, मान के चलिए ये इसका एक्सिस है। ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो ऐसे घूम रही है, इसको कहते हैं घूर्णन। इसको कहते हैं घूर्णन, और इसमें समय लगता है 24 घंटे का। 24 घंटे का। और इसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। इसी का नाम क्या चलता है? दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। हमेशा याद रख लेना कि दैनिक गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? परिक्रमण गति। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करती है। ठीक है, और इस गति का नाम है वार्षिक गति। इस गति का नाम क्या है? वार्षिक गति। ठीक है, तो देख लो, ये जो 6 घंटे हैं ना एक्स्ट्रा, ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 साल में 6 × 4 कितने हो जाएंगे? 24, मतलब एक दिन। इसलिए 4 साल के बाद जो साल आता है वो 366 दिन का होता है, और इसको कहते हैं लीप वर्ष। इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। ठीक है, तो जब पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है तो इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। अब एक टर्म आ गया ऋतु परिवर्तन। जो वेदर चेंज होता है ये दो वजहों से होता है, दो कारणों से होता है। पहला क्या है? परिक्रमण गति, और दूसरा क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, इन दोनों कारणों से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। हमेशा याद रख लेना। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? दिन रात के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? तो आंसर होगा दैनिक गति। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन के लिए कौन सी गति अगर पूछे तो परिक्रमण गति। ठीक है, या और अगर ऑप्शन में दोनों हो, मतलब अक्ष पर झुका हुआ, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो याद रख लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम समझ चुके हैं दैनिक गति क्या होता है और वार्षिक गति क्या होता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं अपसौर और उपसौर को। ठीक है, मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। दोस्तों, जो पृथ्वी है ये सूरज की परिक्रमा बिल्कुल गोलाकार पथ में नहीं लगाती। ठीक है ना, ये जो परिक्रमा है दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। ये बीच में सूरज है, सन है ये, और जो पृथ्वी है मान के चलो ये ऐसे परिक्रमा करती है। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन बनती है इसमें, जैसे कि इस पॉइंट पे जो अर्थ है ये सन के सबसे नज़दीक होगा, उसके अलावा इस पॉइंट पे सबसे दूर होगा, और इसका एक अपन क्या निकाल सकते हैं? एक एवरेज भी निकाल सकते हैं, एक औसत भी निकाल सकते हैं। तो जब सबसे नज़दीक होता है तो क्या कहलाता है? आप यहाँ पढ़ सकते हो अंदर कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय सर्वाधिक दूरी पर होता है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं, और सबसे नज़दीक होता है तो उपसौर कहते हैं। और यहाँ पे मैंने डेट भी ऐड किया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया उपसौर। सबसे अगर पास में है तो ये है उपसौर, और सबसे दूर है तो ये क्या है? अपसौर। दूर है तो अपसौर। ठीक है ना, तो ये छोटा है, सबसे कम नज़दीक। नज़दीक का पास का कौन सा है? छोटी दूरी का कौन सा है? उपसौर। तो याद रख लेना, उप का मतलब छोटा होता है। ठीक है ना, जैसे कि उप मंत्री होते हैं, उप सचिव होते हैं। ठीक है ना, सचिव से छोटे उप सचिव, मंत्री से छोटे उप। तो उप लगा है तो कम दूरी का होगा, और अप लगा है अप मतलब दूर होता है। अप मतलब ऊंचा होता है, दूर होता है, बड़ा होता है। तो अपसौर मतलब दूर का हो जाएगा। ठीक है, अब डेट पे फोकस कर लो जरा सा। डेट क्या होता है? जो अपसौर की घटना है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, और सबसे नज़दीक कब होता है? तो 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। तो इसको आप याद रख लेना। चलो एक बार मैं इमेज में भी दिखा दूँ आपको। तो दोस्तों, ये है पेरिहेलियन और एपीहेलियन। जो सबसे दूर का होता है इसको बोलते हैं एपीहेलियन, मतलब ये है अपसौर। और सबसे पास का है तो इसको बोलते हैं उपसौर, ये वाला रहा। ठीक है, और जो बीच का औसत है ना, पूरी के पूरी ये जो परिक्रमण पथ है, इसका जो एवरेज है इसको बोलते हैं 1 AU, मतलब 1 खगोलीय एकक।
एक खगोलीय एकक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है ये। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले भी के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, फिर से आप समझ लो इसको, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, पृथ्वी की गति से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सूर्य विषुवत रेखा, या जिसको भूमध्य रेखा इक्वेटर बोलते हैं या 0 डिग्री कहते हैं, इस पर लंबवत चमकता है, हॉरिजेंटली चमकता है, बीचों बीच चमकता है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। तो समझ लो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो ये जो पार्ट है ना, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जब सूरज यहाँ पर चमकेगा बिल्कुल हॉरिजेंटली, तो दोनों में क्या होगा, दिन रात बराबर होगा, दोनों ही गोलार्ध में। और ये जो घटना है ना, मतलब बीचों बीच चमकने वाली, ये 2 बार होता है, एक बार होता है 21 मार्च को, दूसरी बार होता है 23 सितंबर को। जब 21 मार्च को होता है तो इसको बोलते हैं वसंत विषुव, और जब 23 सितंबर को होता है तो ये इसको कहते हैं शरद विषुव। ठीक है ना, इसको सोल्स्टाइस कहते हैं इंग्लिश में, है ना, विंटर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, अब 2 कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, एक है कर्क संक्रांति, दूसरा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को तो हमने बहुत नाम सुना है, हमारे धर्म का पार्ट है, ठीक है, तो हम इससे काफ़ी फैमिलियर भी हैं। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पृथ्वी पर क्या होता है, मुख्य रूप से 3 रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये बीचों बीच हो गई 0 डिग्री, एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो, ये 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाली है कर्क रेखा, नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है, ऊपर वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जब क्या होता है, जिस दिन सूर्य ऊपर वाली मतलब कर्क रेखा पर क्या होगा, लंबवत चमकेगा, बिल्कुल हॉरिजेंटली सर के ऊपर चमकेगा, तो इस घटना को कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। और जिस दिन नीचे वाले पार्ट पे, मतलब पृथ्वी का जो 3 लाइन आपने बनाया यहाँ पे, मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी इनकी किरणें, तो इस घटना को कहते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, तो जो अपना कर्क संक्रांति है ये होता है 21 जून को, और जो मकर संक्रांति है ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिन का छोटा बड़ा होना यहाँ से डिसाइड होता है। तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब 21 जून। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, तो ये होता है 21 जून को, 21 जून को। तो अपने यहाँ अपन का भारत की बात कर लें, ठीक है ना, भारत कहाँ पर स्थित है, भारत कर्क रेखा पर स्थित है, यहाँ पर समवेयर हेयर। ठीक है ना, 82.5 डिग्री पर स्थित है भारत। ठीक है, तो सबसे लंबा दिन हमारे यहाँ होता है 21 जून का, और इसी दिन सबसे छोटा दिन दिन कहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सूरज दूर हो गया है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ऐसा। इसके उल्टा, क्या होगा, जिस दिन मकर रेखा पर, मतलब नीचे वाली लाइन पर चमकेगी ना सूरज हॉरिजेंटली, उस दिन अपने यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, मतलब 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद रख लेना है कि जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और जिस दिन मकर रेखा पर मतलब 22 दिसंबर को सूर्य चमकेगा उस दिन अपने यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। तो इस तरह से आप इसको वाइस वर्सा करके याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कर्क संक्रांति को ही सबसे बड़ा दिन होता है और मकर संक्रांति को ही सबसे छोटा दिन होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, बड़ा छोटा करके भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ये अपने वीडियो का एंड यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं था, मैक्सिमम चीज़ हमें पता थी, फिर भी हमने इसको सिस्टमेटिक रूप से कंप्लीट किया हुआ है। आगे से हम स्थल मंडल पढ़ेंगे।